हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने यूनिट 2 के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, तो अब है हम यूनिट नंबर 2 के तीसरे चैप्टर पर, यानी ओवरऑल हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जैसे हम सभी जानते हैं, वाष्पोत्सर्जन का क्या मतलब होता है? वाष्प का उत्सर्जन। सीधा इस नाम का मतलब ये निकलता है ना, क्या है? वाष्प का उत्सर्जन। यानी प्लांट या पौधा जब अपने बॉडी में से पानी को यानी जल को वाष्प या वेपर के रूप में अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्प यानी वेपर के रूप में वाटर का बॉडी से बाहर निकलना। ठीक है, तो इसके हम परिभाषा भी देख लेते हैं। वायवीय भाग यानी प्लांट का ऐसा भाग जो हवा के कांटेक्ट में है। वायवीय भाग यानी पूरा शूट रीजन। वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना। तो वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। तो हम सभी को पता है कि ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा पत्तियों से होता है, राइट? और पत्तियों में ये काम कौन करता है? स्टोमेटा या रंध्र नाम की संरचना करती है। पर इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक संरचना होती है जिससे ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये कुल मिला के 3 प्रकार की ऐसी संरचना या स्ट्रक्चर होती है, या ऐसे मैं कह दूँ ट्रांसपायरेशन होने के 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि वो तीनों अलग अलग जगह से होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है, देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, सबसे पहला होता है स्टोमेटल या रंध्रीय। स्टोमेटा क्या होती है? एक अलग प्रकार की कोशिकाओं का ग्रुप होता है जो मिलकर एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उस स्टोमेटा के द्वारा जब वाष्प को बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है तो वो हो जाता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। प्लांट बॉडी का टोटल 50 से लेकर 97% तक का पार्ट का ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के द्वारा ही होता है। फिर आता है क्यूटिकुलर या उपत्वचीय। हमें पता है एपिडर्मिस के ऊपर, पत्तियों में या तनों में एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, राइट? लेकिन हमें ये भी पता है कि क्यूटिकल नाम का जो पदार्थ होता है वो पानी के लिए अपारगम्य होता है, राइट? वो वाटर को अपने आर पार मूव नहीं करने देता। तो फिर इससे कैसे हो सकता है ट्रांसपायरेशन? तो ऐसा होता है कि कई जगह पर क्यूटिकल की लेयर ना काफ़ी पतली होती है या टूटी हुई होती है, तो उस टूटी हुई लेयर में से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। ये कितना परसेंट होता है? लगभग 3 से लेके 10% होता है। फिर इसके बाद लास्ट टाइप आता है लेंटिक्युलर या वातरंध्रीय। लेंटिक्युलर या वातरंध्रीय ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है? लेंटिकल नाम की संरचना होती है, या इसे हिंदी में हम कहते हैं वातरंध्र। इसके थ्रू होता है। अब ये क्या होता है? हमने पेड़ देखा है, सभी ने देखा है ना? तो पेड़ की जो छाल होती है, जैसे ये है और इस पर ये पेड़ की छाल है, राइट? ऐसे करके लगे हुए होते हैं ना पेड़ की छाल। कई जगह पर उतरी हुई होती है, कहीं पर नहीं उतरी हुई होती है ना? तो इसका ये जो बीच का स्पेस है ना, यहाँ पे जब हम अंदर तक, अब की बार जब आप पेड़ के कांटेक्ट में हो तब अंदर तक देखना, ये जो बीच का स्पेस होता है, यहाँ पर क्या होता है? कुछ छोटे छोटे छिद्र या पोर्स जैसी कोई संरचना होती है, जिससे क्या होता है? अंदर वाली जो सॉफ्ट टिश्यू की लेयर होती है ना, वो डायरेक्टली हवा के कॉन्टैक्ट में होती है। तो इस संरचना को क्या कहते हैं? वातरंध्र। ये सिर्फ स्टेम पर ही नहीं, फ्रूट्स पर भी पाई जाती है। ठीक है, तो स्टेम पर और फ्रूट्स पर पाए जाते हैं क्या? वातरंध्र। इनके द्वारा यानी इनके थ्रू जो वाष्प के रूप में पानी निकलता है वो हो जाता है लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन या वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये कितना परसेंट होता है? 0.1% यानी 0.1% ही होता है। यानी सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा हो रहा है? स्टोमेटा के द्वारा, उसके बाद क्यूटिकुलर के द्वारा, फिर लास्ट में लेंटिकुलर के द्वारा। तो इसमें देखिए स्टोमेटल में 97% आ गया ना, मतलब ज़्यादातर तो यही करता है। इसीलिए इस चैप्टर में हम आगे स्टोमेटा की संरचना पढ़ेंगे और इसके थ्रू ट्रांसपायरेशन यानी इससे वाष्प के रूप में जल कैसे निकलता है वो प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है।
तो अब हमारे सामने एक टॉपिक आता है, यही ना, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, यही तो पढ़ना है हमें। तो इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है कि स्टोमेटा अलग अलग प्रकार से पत्ती पर उपस्थित होते हैं, उसके आधार पर पत्तियों को आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? स्टोमेटा के पाए जाने के आधार पर पत्तियों को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। अब अगर मैं एक सामान्य पत्ती की संरचना की बात करूं तो ऊपर की सतह पर एपिडर्मिस होती है और निचली सतह पर भी एपिडर्मिस होती है, राइट। ऊपर और नीचे दोनों तरफ एपिडर्मिस या अधिचर्म अधिचर्म नाम की संरचना होती है जो उसको कवर करके रखती है। और बीच में क्या होता है? मध्योतक यानी पर्ण मध्योतक या मीजोफिल टिश्यू भरा रहता है, राइट। और एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है? मीजोफिल्स क्या होता है? वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी मीजोफिल के अंदर 2 अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक तो होता है स्पॉन्जी उत्तक और दूसरा होता है पेलिसेड टिश्यू। जो स्टोमेटा हमारे होते हैं वो एपिडर्मिस के अंदर नीचे धसे हुए पाए जाते हैं। तो ये क्या है? लीफ की या पत्ती की संरचना, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे पाया जाता है स्टोमेटा पत्तियों पर। पहला प्रकार क्या है? हाइपोस्टोमेटिक या अधोरंध्री पत्ती। क्या? हाइपोस्टोमेटिक या अधो का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ। जैसे पत्ती की 2 सतह होती है, जैसे हमारा ये हाथ है, इसकी भी 2 सरफेस है ना, एक तो ये आगे की तरफ वाली हथेली और ये पीछे वाली सतह, राइट। तो अब हमारा हाथ नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, राइट। तो जो हथेली वाला पोर्शन है वो नीचे होता है और ये बाहर की तरफ होता है, यानी ज़्यादा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ये वाला हिस्सा आता है। ऐसे ही सेम पत्ती की संरचना होती है, आप सभी ने देखी होगी, 11वीं क्लास में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी था। तो पत्ती की भी ऐसे 2 तरह की संरचनाएं होती है। एक तो ऊपर वाली सतह होती है जिसे अपर सरफेस कहते हैं और एक नीचे वाली सतह होती है जिसे लोअर सरफेस कहते हैं। और ये दोनों अलग अलग टाइप की होती है। जैसे सिंपल गुड़हल का पौधा सबने देखा होगा अपने घरों के आसपास, राइट। वो रेड फूल वाला जो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं, गुड़हल का पौधा सबने देखा है, राइट। गुड़हल नहीं देखा है तो पीपल, बरगद, ये सारे कॉमन पेड़ है, ये सबने देखे होंगे, राइट। तो इसकी पत्ती की दोनों सतह अलग अलग होती है ना, दोनों सतह अलग अलग होती है, राइट। तो जो सतह ज़्यादा धूप के कांटेक्ट में रहती है वो होती है अपर सरफेस, जो कम रहती है वो होती है लोअर सरफेस। तो हाइपोस्टोमेटिक टाइप में या अधोरंध्री प्रकार में क्या होता है, जो नीचे वाली सतह होती है ना, वहाँ पर स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, क्योंकि ऊपर वाली तो लगातार धूप के कांटेक्ट में होती है। अगर यहाँ पर ज़्यादा स्टोमेटा हुए तो बहुत सारा पानी का लॉस हो जाएगा। इसीलिए जब स्टोमेटा पत्ती की निचली सतह पर लोअर सरफेस पर प्रेजेंट हो तो ऐसा स्टोमेटा क्या ऐसी पत्ती क्या कहलाती है? हाइपोस्टोमेटिक या अधोरंध्री पत्ती। इसका एग्जाम्पल है ऑरेंज, एप्पल और मोस्टली डाइकॉट्स यानी द्विबीजपत्री पौधे। ये एप्पल में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे एप्पल टाइप का स्टोमेटा भी कहते हैं या एप्पल टाइप की लीफ भी कहते हैं। दूसरा टाइप क्या है? एम्फीस्टोमेटिक। एम्फी मतलब दोनों में बराबर बराबर, उभय रंध्री, दोनों कौन? दोनों सतहों पर। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मक्के का या बाजरे का पौधा, उसकी पत्तियाँ कैसी होती है? जैसे अगर ये वो पौधा है तो उसकी पत्तियाँ ऐसी सीधी खड़ी होती है ना, राइट, खड़ी होती है, यानी दोनों सरफेस जो अंदर और बाहर वाला, यहाँ पे हम 2 सरफेस की बात कर रहे थे। अब क्योंकि अब ये ऐसे पत्ती रहती है तो साफ साफ समझ में आता है कि ये वाला धूप के ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन अगर पत्ती ऐसे खड़ी होगी तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों समान रूप से धूप के कांटेक्ट में है, राइट। तो ऐसी पत्ती जिसमें दोनों सतहों पर स्टोमेटा उपस्थित हो, अपर और लोअर बोथ द सरफेस पर स्टोमेटा या रंध्र उपस्थित हो, तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है? एम्फीस्टोमेटिक या उभयरंध्री पत्ती। क्या? उभयरंध्री पत्ती। इसे ओट टाइप भी कहते हैं। ये ज़्यादातर मोनोकॉट्स यानी एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, ठीक है। तीसरा और लास्ट टाइप है एपिस्टोमेटिक या अधिरंध्री। अधि, ये तो था अधो, ये हो गया अधि। क्या है? एपिस्टोमेटिक। इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, उस पर ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो अगर कोई ज़मीन पर उगने वाले पौधे पे पाया जाएगा तो वाटर लॉस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए स्टोमेटा ऐसे पादपों में या पौधों में पाया जाता है जो कहाँ रहते हैं? जल के अंदर रहते हैं, यानी जल में उगते हैं,
किस में उगते हैं? जल में, यानी पानी में उगते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स का क्या मतलब हुआ? ये पौधे शुरुआत में जल में उगते हैं, फिर इनकी जड़ जल में जिस स्थान पर जुड़ी होती है वहाँ से अलग हो जाती है और ये पानी की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। जैसे लोटस की पत्तियाँ होती है वो पानी के ऊपर तैरती हुई पाई जाती है, राइट। तो कौन से पादपों में पाया जाता है? फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में। इसे हिंदी में कहते हैं उत्प्लावी जलोद्भिद। उत्प्लावी जलोद्भिद। इसे लिलियम टाइप कहते हैं क्योंकि ये लिलियम नाम के पौधे में पाया जाता है। क्या कहते हैं? लिलियम टाइप। तो 3 प्रकार की पत्तियां हो गई। एक जिसमें लोअर सरफेस पे पाया जाएगा वो हो जाएगा हाइपोस्टोमेटिक, एक जिसमें दोनों सतहों पर समान रूप से स्टोमेटा पाया जाएगा वो हो जाएगा एम्फीस्टोमेटिक, एक जिसमें ऊपर वाली सतह पर ज़्यादा पाया जाएगा वो हो जाएगा एपिस्टोमेटिक। अब ये स्टोमेटिक हम बोले जा रहे हैं। स्टोमेटा का मतलब क्या होता है या इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो आइए हम वो देखते हैं। ये देखिए स्टोमेटा की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है, 2 तो ऐसी बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं? GUARD, गार्ड सेल्स या हिंदी में द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। अब ये जो बीच में जो छेद सा बन गया ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर या रंध्रीय छिद्र। क्या कहते हैं? रंध्रीय छिद्र। अब सिर्फ इतनी ही नहीं होती, क्या होता है इसके आसपास कुछ सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। क्या है? कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये कोशिकाएं क्या करती है? ये कोशिकाएं इन गार्ड सेल्स को पकड़ के रखती है, इनको संभाले रखती है। तो ये कोशिकाएं क्या कहलाती है? सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं। क्या कहलाती है? सब्सिडरी सेल्स या हिंदी में कहूँ तो सहायक कोशिकाएं, क्योंकि बहुत सारी है ना, अलग अलग पौधों के टाइप के आधार पर अलग अलग गिनती में होती हैं ये, ठीक है। तो बहुत सारी है। अब ये तो थी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। अब हमें दिख रहा है ये बीच में जो छिद्र है, यहीं से क्या होगा? गैस का एक्सचेंज होगा, यानी यहीं से वाष्प क्या होगी? बाहर वाले एनवायरनमेंट में रिलीज होगी। बाहर वाले एनवायरनमेंट में रिलीज होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पोर या इस छिद्र के थ्रू ही पानी वाष्प बन के पौधे की अंदर से बाहर की ओर जाएगा। अब ये कैसे होता है? अब मैंने इसका नाम क्या बताया आपको? द्वार कोशिका ना। तो यही वो काम करती है। ये द्वार क्या होगा? ओपन एंड क्लोज होगा, खुलेगा और बंद होगा। क्या होगा? खुलेगा और बंद होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जब ये खुलेगा तब पानी रिलीज हो जाएगा बाहर की तरफ वाष्प के रूप में, और जब ये बंद होगा तब पानी बाहर नहीं जा पाएगा। तो अब इसकी भी कंडीशन होती है कि ये कब खुलती है और कब बंद होती है। वो लंबे जो ट्यूब वाले बलून्स होते हैं वो हम सब ने देखे हैं, राइट, है ना। जब वो बलून सिकुड़े हुए होते हैं, यानी उनमें कम हवा धीरे धीरे जैसे होने लगती है ना, कम हवा होने लगती है। एक तो होता है बलून पूरा फुला हुआ और एक होता है उसमें थोड़ी सी कम हवा होती है, राइट। तो जब वो कम हवा होती है उसमें, तो उसकी क्या करती है? उसकी दीवारें क्या होती है? आपस में चिपकने लगती है, राइट। उसकी दीवारें आपस में चिपकने लगती है। तो ठीक ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी आती है। क्या होता है? ये गार्ड सेल है, ये जब फूल जाती है या स्वेल हो जाती है, फूलने के लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं यहाँ पर? एक तो शब्द होता है फ्लैसिड और दूसरा शब्द होता है टर्जिड, है ना। स्फीत अवस्था, फूलने वाली अवस्था को हम क्या कह रहे हैं? स्फीत या टर्जिड। और एक जो नॉर्मल अवस्था में जब सेल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैसिड
है ना। सामान्य भाषा में कहूँ तो थोड़ी सी पिचकी हुई, और जब कोशिका पूरी ही पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसे हम प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका कहते हैं, राइट, प्लाज्मोलाइज्ड। पर उसका यहाँ पे काम नहीं है, पूरी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी तो कोशिका नष्ट हो जाएगी ना, तो उसका यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे क्या दो टर्म आएंगे, फ्लैसिड और टर्जिड, स्फीत और सिकुड़ी हुई। स्फीत यानी फूली हुई, सिकुड़ी यानी कम फैली हुई, ठीक है। अब क्या होता है, जब इसके अंदर जब ये कोशिकाएं फूल जाती है तो जो भी चीज़ें फूली हुई होती है वो कैसे एकदम तन के खड़ी हो जाती है, राइट। अब वो उस पोजीशन में है, अब ये फूल गई तो क्या हो जाता है, इसके छिद्र ऐसे खुले के खुले रह जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये फूल गई तो ये क्या होगा, खड़ी हो गई, है ना, पूरी तरीके से, और ये बीच का जो पोर है ना ये खुल जाएगा। यानी जब ये टर्जिड अवस्था में होगी तो ये फूल जाएगी। जैसे अभी हाथ स्ट्रेट अवस्था में, मैं इनको ऐसे रखूंगी तो भी हाथों के बीच में स्पेस है ना, आपको छोटा सा स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस है। पर जब हाथ को मैं ऐसे सिकोड़ लूंगी हल्का सा, तो अब हाथों के बीच में स्पेस नहीं है ना, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, हवा जाने की भी जगह नहीं है। पूरा स्ट्रेट रख रही हूँ तब थोड़ी सी जगह है जाने के लिए, है ना, और जब मैं ऐसे सिकोड़ रही हूँ, है ना, फ्लैसिड कर रही हूँ, तब बिल्कुल भी जगह नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी कि जब ये फुली हुई हो जाएगी, यानी जब ये टर्जिड हो जाएगी, तब तो इस जर्म पोर से क्या हो जाएगा, H2O वेपर के रूप में रिलीज हो जाएगा। पर जब ये सिकुड़ जाएगी तो इसकी भित्ति क्या करेगी, आपस में चिपक जाएगी, और ऐसे करके ये रंध्र क्या हो जाएगा, ये जो पोर है ये हो जाएगा बंद। रंध्र क्या हो जाएगा, बंद। अब इस समय पानी बाहर नहीं जा सकता। तो ये क्वालिटी किसकी वजह से होती है, इसकी कोशिका भित्ति के वजह से। इसकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल ये काम करती है। अब कोशिका फूल रही है, मतलब अंदर कुछ ना कुछ आ रहा होगा, राइट, कोई ना कोई लिक्विड मैटर आ रहा है, तो क्या होगा, उसकी सेल वॉल भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, इसलिए वो तन जाएगी। और फिर जब वो निकल जाएगा जो भी लिक्विड अंदर आया है, तो वो कैसे हो जाएगी, हल्की सी सिकुड़ जाएगी, सामान्य स्टेज में आने का प्रयास करेगी। तो जिस समय इसके अंदर कुछ नहीं होगा, या ऐसा मैं कहूँ कि ये थोड़ी सी नॉर्मल अवस्था में, फ्लैसिड अवस्था में पिचक जाएगी, तब हम क्या कहेंगे कि स्टोमेटा बंद है। और जब ये टर्जिड या फुली हुई होगी तब हम क्या कहेंगे कि स्टोमेटा ओपन है। तो पता चल गया ना कौन सी कंडीशन में खुलेगा और कौन सी कंडीशन में बंद होगा। कब खुलेगा, जब कोशिका कैसी हो जाएगी, टर्जिड यानी स्फीत हो जाएगी, फूल जाएगी। और कब बंद होगा, जब कोशिका सिकुड़ जाएगी या फिर फ्लैसिड हो जाएगी। ठीक है, आपको फ्लैसिड में और प्लाज्मोलाइज्ड में कंफ्यूज नहीं होना। प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका कब होती है, जब उसके अंदर से सारा लिक्विड मैटर चला जाता है, पर कोशिका को जीवित रखना है ना, तो इसमें हल्का सा चेंज आएगा, ओके, हो जाएगी फ्लैसिड। अब क्या होता है, अलग अलग पौधों के आधार पर अलग अलग संख्या में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कोई भी नॉर्मल पत्ती में, नॉर्मल लीफ में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 100 से लेके 60,000 की संख्या में स्टोमेटा पाए जाते हैं। कितनी छोटी जगह मैंने आपको बताया, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इतना ही तो है ना, सेंटीमीटर तो इतना सा माप होता है, यहाँ पे तो मुझे बड़ा बनाना पड़ रहा है। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 100 से लेके 60,000 की संख्या में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो अब ये संरचना और सब समझ में आ गया। अब हम देखेंगे क्या कि इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, ये खुल बंद होता कैसे। हमें इतना तो पता चल गया कि जब फूल जाती है तो खुल जाता है, और सिकुड़ जाती है यानी फ्लैसिड हो जाती है तो बंद हो जाता है। पर ये होता कैसे, ये गार्ड सेल या ये जो द्वार कोशिका है, ये फूलती या सिकुड़ती कैसे है, इसके पीछे की क्रियाविधि क्या है। तो अब हम वो क्रियाविधि को पढ़ेंगे।